इलाहाबाद बिहार विधानसभा मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम है जब हम बाइक से घूमते थे तब यहाँ कार्यक्रम अभी पहला आप सब यहाँ आए, आप सभी का आभार। साथ में भी कथा कार्यक्रम की लोग कम है लेकिन बहुजन भाईचारा दिख रहा है, मुस्लिम भी है, भी है, भी है। कोई पहल छोटी होती है, छोटी पहल आप शुरू कर दीजिए, वो कब कितनी बड़ी हो जाएगी ये तो नहीं। और पहल जो है ना, पहल वो दो ही चीजें छोटी बड़ी उपलब्ध होती है। एक तो आप बुरा शुरू कीजिए वो बहुत टूट जाएगा, और एक आप अच्छा शुरू कीजिए वो बहुत टूट जाएगा। बीच की चीजें कभी टूटते नहीं जाती। अब बीमार के अच्छा कर लिया बुरा कर लिया, ये तो सामाजिक सर्वे का खेल है। कई लोगों से जाकर पूछ रहा है बीमार की ठीक कर देंगे तो तुम तो बता पाए मैं क्या बताऊं। चलिए, बहुजन समाज में सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। मंच पर मंचासीन मेरे साथी जितने साथी बैठे हैं हमारे पदाधिकारी जिले मंडल और प्रदेश के, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर से जो साथियां रुके हैं, अभी कह रहे थे हमारे साथी हमारे विधानसभा लगी भूखा हो गया, बहुत सारे लोग चले गए, कोई बात नहीं। क्रांति करने के लिए कम लोग हो सकता है, ज्यादा लोगों की क्रांति नहीं। कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, गूगल पर डालकर एक व्यक्ति वाइज चकवारा, उस व्यक्ति ने कई देश आजाद कराए, कई देश। पूरा मैंने से नहीं पढ़ा, मैंने तो कम पढ़ा, टीवी की बीमारी से वो व्यक्ति मर गया, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा अपने जीवन में निगेटिविटी का कोई उसके सामने नहीं। महत्वपूर्ण चीज ये चाय की दुकान पर बैठकर आंदोलन की शुरुआत की। 4 लोग चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे, वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक व्यक्ति और अगर पढ़ने का मौका मिले कभी, ब्रिगेडियर उस्मान, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम मुसलमान भाई मुसलमान, तुम जो है भारत को छोड़कर इधर आ जाओ, ताउम्र तुम्हें सेना का जनरल बनाकर रखा जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा कि जहां पर मेरे पुरखे दफन है, मैं खुद से तो गद्दारी कर दूं, उनसे गद्दारी कर दूं। पाकिस्तान को काम आया था, उस अकेले व्यक्ति की वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। ये इतिहास हमारा, और ये इतिहास जो ना, इस इतिहास पर धूल लगातार चढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे, देश की जो परिस्थितियां हैं, मैं जाति धर्म की बात क्या करूं, बाबा साहब अम्बेडकर जाति धर्म की बात नहीं करते, बाबा साहब अम्बेडकर शोषित वंचित को खड़ा करने की बात करते। आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं देश की, वो परिस्थितियां इतनी भयानक हैं कि मैं ये कहता हूं कि इससे अच्छी परिस्थिति शायद 1947 में रही होगी, शायद उससे गंदी परिस्थिति आ रही। भाई आप जो है ना, मैं थोड़ा सा देखो, मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा गर्म मिजाजी भी हूँ। जब मैं आपके लिए यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ, इतने कम लोगों में आगे बोल सकता हूँ, तो आपको मेरा सम्मान रखना चाहिए। जी जी, क्या आपको क्या तो मेरी बात सुन लीजिए, नहीं अगर आपको सुनिए तो आप भैया 2 मिनट बोलिए, मैं पहले फोन बात करूँ तो मैं चुप हो जाऊँगा, मैं पहले आपको बात करूँ। अब ये नहीं चलना शामिल है कि उसका ये चीज़ हमारे लिए सभी शामिल है, अब इससे बोलने बात। तो आज की जो परिस्थितियां हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है, और मैं ये कहने लगूँ उस परिस्थिति का जिम्मेदार आरएसएस है, बीजेपी है, नहीं, वो लोग भी जिम्मेदार नहीं। भाई घर हम बन गया, पीठ हम खुद रहे हैं, दूसरा तो जिम्मेदार कैसे होगा? उन्होंने तो हमें पीटने के लिए रणनीति बनाई, जिसको मजबूती से काम किया, वो सफल हो गए। हमने खुद के बचने की रणनीति नहीं बनाई, हम पीट रहे हैं, तो उन्हें क्या कहूँ? उन्हें कर लिया होगा, उन्हें कर लिया, क्या पता। पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद एक मुस्लिम शांति पार्टी में एंट्री हुए। अब मैंने जब पहले ही कहा कि ग्रुप का कैंडिडेट तो बहुत सारे लोग राजनीति तो नहीं
बेटियों को आईएएस अकेडमी तक भेजा जाए, बेटों को पीछे अकेडमी तक भेजा जाए, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुस्लिमों की जो समस्या है वो आधी समस्या को समाधान है। संघर्ष अब वो इतनी बात नहीं सुनी, उसमें मैंने बात पहले और उन्होंने कह दी, मैंने कहा इसके लिए जिम्मेदार काफी लोग हैं। अब उन्होंने हमको मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगाया, हमें बुला दिया। क्यों लगता बुरा? अगर मैं किसी समाज की बेटियों को आईएएस बनाने की बात कर रहा हूँ, पीसीएस बनाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद के विषय में सोचता हूँ कि मैं इतना सक्षम हो गया हूँ, मेरे दिमाग इतना बड़ा होता जा रहा है, मुझे अकल आती जा रही है कि किसी भी देश की बेटिया बेटा अगर सक्षम होगा, वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उस देश की उन्नति होगी। मैं ये समझने लगा हूँ। हम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आरएसएस अपना काम बहुत खूबसूरती से करता जा रहा है। आरएसएस ने इतना टारगेट बनाया कि हर पुरुष को 20 वोट चाहिए, वो मुस्लिम मुक्त से 20 वोट ले गया। आप निकाल के देखिए आंकड़ा, मुस्लिम मुक्त से 20 वोट ले गया। देवबंद एक ऐसी जगह है जहां दलित मुस्लिमों के घर है और मुस्लिम का, मैं कहता हूं एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वहां हम फिर कौन है? आप विचार कीजिए कौन? भाई हम ही तो हैं, वो दूसरे लोग थोड़ी हो, तो अपनी रणनीति बना रहे, हमारा बिल्कुल बना दो, पढ़ रहे हैं। आज हम उनकी राजनीतिक सत्ता का शिकार हो रहे हैं। वो जब मर जाए पीट दें, जब मर जाए गोली चला दें, जब मर जाए मार दें। एक चीज समझिए सब लोग, ये लोकतंत्र का देश है। सरकार हो, प्रशासन हो, कितने बड़े सत्ताधारी हो, पब्लिक से डरते हैं। लेकिन किसी मामले में मुस्लिम दलित इकट्ठा होकर, बहुजन इकट्ठा होकर के एक मामले में मुंह बंद करके बिना हथियार उठाए 1 लाख लोग सड़क पर निकल जाओ, मैं लिख देता हूँ, हवा खराब हो जाएगी पूरे प्रदेश की। लेकिन हम में तरह विवाद है भाई, हम पीटे पीटे अपना को भाई भाई समझ वो लोग जाति व्यवस्था को कर रहे हैं, जाति को प्रभावी करते जा रहे हैं, धर्म को प्रभावी करते जा रहे हैं। हम किस दिशा में हैं? मैंने कहा तो अपने मुस्लिम साथियों को, अभी रुड़की में आंदोलन हुआ, मैंने कहा मुस्लिम साथियों को, मैंने कहा तुम्हारे पास एक चीज बहुत गजब की है, तो 5 मिनट की नमाज, उसमें आप जो है ना अपने शरीर का ध्यान रख सकते हो, व्यायाम होता है, आप ध्यान लगा सकते हो, माइंड शार्प होता है, और आप चाहे तो इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन कर सकते हो। बस आपके पास उस समय की नमाज वो अलग अलग मस्जिद में जाकर पढ़नी, और बाद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के पकड़े जाना, इसका कारण ये उल्टा समझ आएगी। और कुछ भी नहीं, हम देखते काम किसने का काम है। अभी बैठा आ रहा था, हमारे साथी हैं, क्या कारण क्या है कि सहारनपुर में हम लोग आगे क्यों नहीं आ पाए? उन्होंने कहा भैया कारण ये है कि आप व्यक्ति को जुड़ना चाहता है, समाज जुड़ना चाहता है, चाहे वो बैकवर्ड हो, दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन कमियां हमारी कि हम तक नहीं पहुंच पा रहे, और जब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दूसरे को दे रहे हैं। क्यों? इस देश के अंदर 40% से नीचे प्रधानमंत्री बनता है, गौर से सुनिए। अगर किसी गांव में 100 वोट है, जिस ओर 32, 33, 34, 35 से लेकर 40 तक के बीच में वोट पड़ जाएगा, वहां का प्रधानमंत्री होता है। ये भारत का रेशियो। अरे आप देखो अपनी जनसंख्या का अनुपात निकालो, या तो मुस्लिम दलित और बैकवर्ड अनुपात निकालो, बैकवर्ड 50% से ऊपर है, मुस्लिम 20 से 25 के बीच में है, दलित 18 से 25 के बीच में है। निकालो, देखो कौन है। दूसरों का क्यों कहूँ? कोई भी नमाज बनू बताओ? मैं तो उन्हें कहूंगा ना कि यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि यहाँ की ये सड़कें खोद के, ये जमीनें खोद के जिन्होंने सड़कें बना दी, जिन्होंने रात में मेहनत करके बिल्डिंगें जीत ली, जिन्होंने यहाँ की गंदगी उठाई, टट्टी उठाई, कूड़ा उठाया, मरे हुए जानवर उठाए, मैं उसे कहूंगा। अब आप सर लोग खेती कौन लगा रहे हैं? सारे बने लोग। पंचर कौन लगा रहे? सारे बने लोग। लकड़ी का काम कर रहे? सारे बने लोग। मेरे साथी आ रहे में जो सब है होगी वो मुसलमान लोग कहने लगे सारों निकाल दो, आज निकाल दो।
मैंने पूछा, मुझे बता तेरी गाड़ी का पंचर क्यों हो जाएगा तो कौन जाएगा? जब तू अपने ससुराल आएगा अकेले किस तरह खरीदने जाएगा भाई? मैंने तो पूछा कि जब तेरे कपड़े प्रेस नहीं होंगे, तेरी पत्नी घर चली जाएगी तो वो कपड़े किस पर धुलवाएगा तू? तेरे घर की सफाई करने कौन आएगा? इसका कोई जवाब ही नहीं है। एनसीआर का कहता है भारत में 47% मुस्लिम अपने दम पर जिंदा है, अपने काम पर जिंदा है। वो वहां मेरा 47% ना वो सरकारी नौकरी चाहिए, ना राशन चाहिए, कुछ चाहिए, वो मजदूरी कर रहा है, वो केले के ठेले लगा रहा है, वो अपने दम पर जिंदा है। और इसी आंकड़े से आगे करता है, इसी वजह से उसको डर लगता है कि ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्हें किसान कहा जाता है, जिन्हें मजदूर कहा जाता है, ये अगर एक बार भी चुप होकर बैठे तो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। हम नहीं कर पा रहे हैं क्यों? हमारी कोई समस्या नहीं है। अब आगे भी देखिए, कोई राजनीतिक अध्यक्ष या कोई भी जिला अध्यक्ष जाता है कार्यक्रम करने के लिए, तो वहां के लोग आए लोगों से पता लग जाता है कि कितने गाँव का नेटवर्क है। जो विधानसभा की कि अगर किसी क्षेत्र में मैं यार ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे कोई अगर 5 किलोमीटर का एरिया ले जाए, कम से कम 100 से ज्यादा गाँव आएंगे, समझे? और 100 गाँव में से 2 लोग आए, आपकी विचारधारा के 2 लोग आए तो 200 लोग होते हैं। इसका सीधा सीधा कारण यह है, जब मैं आ रहा हूँ जाने के हम जो है मुश्किल से मुश्किल 10 लोग, जब ये 95 लोग उठे भाई, अगर मुझसे ज्यादा किसी बात इंपॉर्टेंट है तो यहाँ आ जाए मंच पर। यानी कि हमारी विचारधारा के लोगों की संख्या कम है। कम कैसे? कि जो समता, समानता और शांति चाहते हैं, भाई हम ये तो चाहते हैं भाई किसी को गाड़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, जाति के नाम पर ना मारा पीटा जाए, भाई ये तो चाहते हैं, किसी की दुआ कर रहे हैं। ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या कम है, और जाति के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गरीबी के नाम पर मारा पीटा जाए, ऐसे लोग ही सोचने वाले संख्या ज्यादा है। सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच बैठाओ कि चंद्रशेखर आजाद जी के कसीदे पढ़ने से, विनय दत्त के कसीदे पढ़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो होगा नहीं। हम तो एक विचारधारा स्थापित कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि आप कब कितने गांव में जाकर अपना नेटवर्क स्थापित करते हो, वहां के लोगों को बताते हो कि नहीं अब गलत दिशा क्यों नहीं जाना, हमें सही लोगों को साथ जोड़ना है। ये तो काम आपका है भाई। ये फोन वाला भाई बाहर चले जाए, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी फोन पर बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपने सुना कहा है कि किसी भी व्यवस्था का नुकसान या किसी भी व्यवस्था का नाश उन लोगों से नहीं होता जो लोग मार काट करते हैं या लोग उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को होता है जो दिमागदार होकर चुपचाप बैठकर उस व्यवस्था को खत्म होकर देते हैं। दिमाग को समझना है कि अगर आप चुप बैठे हैं गलत के खिलाफ बोल नहीं रहे, तो जो हत्या करने आ रहा है ना, वो दोषी नहीं है। दोषी वो है चुप बैठा है, ये देखते हो कि इसकी हत्या होने वाली है, खड़ा होकर बोल भी नहीं, वो दोषी है। भारत का दोषी कौन है? भारत का दोषी कौन है? भारत की राजनीति को आप समझ नहीं पा रहे। मुस्लिम दाढ़ी टोपी देख करके एकदम से मुस्लिम के पीछे लग जाते हैं, दलित के पीछे। मुझे एक बात तो बताओ, सीएनआर आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ जो है जामा मस्जिद पर कई हजार रहने बैठे, लाइव कही जगह मैं बंगाल गया, झारखंड गया, छत्तीसगढ़ गया, कई जगह जाकर सीएनआर आंदोलन को लीड किया। कितने नेता थे जो बैठे हुए थे जब तक परिवार के लोग, मुस्लिमों के कितने लोग थे जो बैठे आकर हम बैठे हुए। तो अपने आप को परिवर्तन करो, अपने अंदर चेंज करो। कि अगर नेता का बेटा नेता ही रहेगा तो गरीब का क्या क्या मोल है? बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका पैसा है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन
लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं, आप में क्षमता है, लोगों की आवाज बनेगी, तो आप इस देश के एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री आराम से। और क्षमता ने आज क्या बना दी? आज सब गलत निकलने वाला था, लेकिन फिर भी आज गधे घोड़े जो है वो बैठे आराम से पैसे के, इसलिए वो इसलिए बैठे कि बहुत पैसा है, इसलिए बैठे जाते जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाती है, अंदर बैठे। भाई मुझे बात तो बताओ, मरना तो है ही, कोई आदमी आपके साथ राजनीति रहेगा सर 100-200 हज़ार 10,000 का पहले मरना क्या? जहाँ से भारत में तो क्या हुआ जवाब दो, तो पूछ रहा काम करो कौन थे, लेकिन गलत के हिसाब से क्या होगा? गलत के खिलाफ लड़ने मर जाओगे तो जो लोग विरोधी हैं वो भी नाम लेंगे, जो लोग वो भी नाम लेंगे, हर किसी को आपका नाम लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि बारी साल में गलत के खिलाफ लड़ते रहते। ये आदमी बहुत मानता है, ये जान करता है। अब हमें ये कर नहीं है हमारे दिमाग में, बार बार कहता हूँ मैं, 2017 में लोरी में सवाल की मेरी फ्राइडे में चल रहा था, वो 3,500 से 5,000 के बीच में उलेमा हुए, आप पब्लिक का व्यक्ति रहता उलेमा, बड़ी दाढ़ी वाले और माथा बिल्कुल काला, और उनका चाहे देख के लग रहा था कि भाई ये लोग जो है ना सिस्टम को चलाने वाले लोग। अब उसमें मुझे क्या किया है, तो मैंने जब वहाँ बोलना शुरू किया तो 3 मिनट में बोला, 3 मिनट के बाद वहाँ की लाइट फौरन काट दी। क्यों? कुछ गला बड़ा है, कुछ बोलने का रुतबा रवाब ऐसा है कि उसमें डर कहीं से झलकता नहीं है, तो पुलिस वालों ने लाइट काट दी, पुलिस लगा देंगे, ये जो बोलेगा उसको रिपोर्ट किया जाएगा, फिर इस पर मुकदमा भी किया जाता है, क्योंकि उस समय बेनाम कई कार्यक्रम में जाता तो बिना नाम के जाता, बीमार बिना नाम था, मेरा नाम नहीं था, और जाकर बोलता था। तो मैंने वहां सब लोगों को एक ही बात कही कि भारत की समस्याओं में काम करना, भारत की मुस्लिम समस्या पर काम करना है, तो मैं ये जानना चाहता हूं भारत के कैबिनेट में, भारत की सिविल सर्विसेज में कितने मुस्लिम हैं? जबकि इतिहास ये कहता है एक समय ऐसा था कि यहां पर मुस्लिम प्रशासनिक सेवा में 45% से ऊपर थे। दलितों ने मेहनत की, ये लोग सिविल सर्विस में गए और यहाँ के प्रशासन में गए। मुझे बताओ सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है बड़ा, जब झगड़े होते हैं नुकसान दोनों तरफ होता है, तरफ नहीं होता, समझ रहे? तो झगड़ा कराने वाले वो दोनों तरफ का सिस्टम बना रखता है कि दोनों तरफ के लोगों को मारना मनवाना है और फिर विवाद बनाना है। झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद उस पर चर्चा हुई, चर्चा करने वाला कौन? वही आपकी तरफ से वही चर्चा कर रहा है, दूसरे की तरफ से वही चर्चा कर रहा है, तो मुझे बताओ समाधान होगा? समाधान हो जाएगा क्या? भाई आपके घर में क्या समस्या है, आपके घर में क्या परेशानी है, इसको आप बता सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं बता सकता जाकर। सिस्टम क्या है कि दोनों तरफ एक ही लोग बैठ जाते हैं, आराम से खिचड़ी पकाई जाती है, और खिचड़ी पकाने के बाद जो सरकार को अच्छा लगता है, जो उनके समर्थन में होता है, उसको आगे की ओर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ेगा। कल आपने हो सकता है हो सकता है कल आपने तो विधायक बन जाए, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। हम तो जब विधायक बनाने क्यों काम कर सकते हैं कि जहां जनता समझी विधायक पीछे करें हम। कल आपने तो एमपी एमएलए बन जाए और वो सिर्फ सफेद कुत्तों का कलम का जहाज का आनंद ले, जो उसे करना चाहिए उसको बोला कर, क्या करें? सवाल को समझा कर, सवाल पूछो। मैंने महासभा में यही कहा कि अगर आप सब लोग मिलकर के इस देश की प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम लड़कों मुस्लिम लड़कियों को भेजना शुरू कर दें तो आधी से ज्यादा समस्या का समाधान होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस देश में एक मुसलमान को बड़े पैमाने पर आतंकवादी और नक्सली बता कर मारा काटा जाएगा। ये हो रहा है ना, वो उन मुसलमानों की शहादत भूल गए जिनके नाम आज इंडिया गेट पर लिखे हुए, उनकी शहादत भूल गए।
क्या करेंगे? करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र की मांग होती क्या करेंगे? इंडिया गेट खुलवाएंगे, मुसलमान को नाम है बताओ। इंडिया गेट खुलवा देंगे कहाँ? वीर अब्दुल हमीद की शहादत को कहाँ रखवाएंगे? जिसने अकेले क्या खुला देंगे वो से। तो इसलिए समझिए राजनीति जो है ना, राजनीति आज जो है पैसे का खेल हो गया, देश की व्यवस्था का खेल नहीं। ये लोग जो बैठे हैं, ये लोग जो बैठे हैं, ये देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग जब जैसे पढ़ोगे घुसोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कितना बड़ा नुकसान ये लोग देश को पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारा देश उठाना है। इस देश का दलित हो, मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, या वो भी वो कौन भी जिसको लगता है कि गैर बराबरी की व्यवस्था ही खराब है, उसको भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले देश। मैं पार्टी संगठन की बात करूं भाई, बीमार भी बनी, मैं तो चीख के कहता हूं जो आदमी बीमार हुआ है जब वो नीला पड़ा गले में डाले तो वो भूल जाए वो किस जात को किस धर्म का है। वो सिर्फ एक बात है जातीय जमा रहते हैं, बाल्टी रहते हैं, धोबी रहते हैं, खंडी रहते हैं, गाड़ी रहते हैं, तेली रहता है, तो फिर बीमार भी का ताकत कभी बढ़ नहीं सकती। फिर तो जाति की ताकत नहीं है। हो सकता है सिर पर टोपी का एक अलग बात है, लेकिन जब वो खड़ा हो तो प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग में होना चाहिए कि ये आदमी बीमार भी का है। जैसे हमारे कार्यकर्ता किसी कारण से नाराज हो गया, नाराज होने के बाद वो थोड़ा सा गया कहीं नहीं, तो वो इतने नेताजी के पास ऐसी सभा चल रही थी, यहाँ चलिए बैठ के जाकर आप नेताजी ने अच्छे भाषण दिए क्योंकि वो तो बीमार भी करता है, तो चीज उसके अंदर सीयू कैसे निकले। अब उसने नेताजी से 2 सवाल कर दिए। नेताजी ने सीधा पूछा भाई बीमार का कार्य करता है भाई, मेरी सभा में तेरा कोई काम क्यों? बीमार ने सिखाया सवाल पूछना है, बीमार ने दिल्ली सिखाया किसी नेताजी से आलू मारना है ना ये सिखाया कि अगर तुमको मुकदमा लग गया तो नेता के सपोर्ट में दे दो ना। बीमार ने तो ये सिखाया कि मुकदमा लग गया संविधान उठाओ और पूछो अधिकारी जाकर किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया, मांगो जवाब। तो जब तक बीमार का कार्यकर्ता के नाम ये ना सोचो बीमार का कार्यकर्ता है होगा एकदम उसकी बात में मानते हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन हो कुछ गलत हो तो फिर खड़े रहो। और ये पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है अपने कार्यकर्ता को संरक्षण करना। वहां के नेता को बता दिए गाँव जाओ भाई, हो सकता है कि कल पार्टी की मैं करवाता हो सकता है तुमको पार्टी को जिम्मेदारी नहीं दे, हो सकता है कल मंत्री जी को कह जाएगा वो तो पद कर देगा कार्यकर्ता का काम करो, तो क्या अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे? जो गलत चल रहा है आप नहीं लड़ोगे। जाओ गाँव बताओ जाकर क्या करती है बीमार के लोग, बताओ जाकर जब कहीं गलत होता है तो सबसे पहले बीमार भी खड़ी मिलती है। ये डर है। अभी जम्मू कश्मीर की घटना है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम समाज मुस्लिम गुजर जो है वो ट्राइबल में आदिवासी लोगों के क्षेत्र हुआ सर, तो वहां के मधु व्यवस्थित लोगों ने बीजेपी संघ के लोगों ने दिमाग लगाया, जो वहां मजबूत लोग हैं उनको वो ट्राइबल बनाना चाहते थे, आदिवासी बनाना चाहते थे, जिसके कारण रिजर्वेशन का सारा फायदा मिले। वो यहाँ एक साथ बात हुई, वो वहां की विधानसभा में बिल पास होने वाला था, भैया ऐसी बात आप समझिए, वो एक ट्वीट से रुक गया, एक ट्वीट वाकई ने किया। जम्मू कश्मीर की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस बिल को विधानसभा में पास कर दे। संजय भाई को मंत्री है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, क्या है भाई आप जैसे तो है, अपने नॉलेज बढ़ाई, उन्होंने लड़ने की क्षमता पैदा की, बिल रुक गया, वो आपके पास नहीं। आप समझिए क्यों भाई, एक तो मुसलमान दूसरे गुजर, और जब ये पता लगता एक बार लाइव आके मैं कहता है आप भाई कहते हैं ये कौन कहता तुम कोई कहता भाई जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम गुजर हैं उनके उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो जितने हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर हैं वो पहले इकट्ठे हो जाते और फिर मुस्लिम समाज के लोग भी इकट्ठे हो जाते। सब उनको ये समझ में आ गया था कि अगर ये मामला हमने ना रोका तो मामला तो जम्मू कश्मीर का है, इसका बड़ा इफेक्ट पश्चिम के पूरे क्षेत्रों में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी पूरा है और ये
सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हें तो इसलिए हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना वर्चस्व छोड़ना पड़ेगा कि नहीं मुझे मंच नहीं मिला, मुझे माइक नहीं मिला, कुछ नहीं। अपने दिमाग को सेट करो, सबसे पहले देश बचाना है, उसको दिमाग में रखो और जाओ घर गाँव से गाँव, जिम्मेदारी हो ना हो पूछो लोगों से जाकर के सवाल जवाब, भाई क्या कहानी है, क्यों जैसा है। मैंने देखा कि मानव जो है ना, मानव का गुण है, इसको कुछ लोग मेरी बातों को बुरा मत माने, मानव का गुण है कि वो उसके साथ खड़ा होता है तो उसको सुरक्षा करता है। भाई अगर मेरे पे आफत आ रही है और आप कारी साहब मेरे साथ खड़े हो, आपने बताया मेरी सुरक्षा करी, मैं ऑटोमेटिकली आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन पिछले 10-15 साल से ये नहीं हो रहा है। भाई कितने मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में बैकवर्ड होगा, निकाय चुनाव में रिजर्वेशन खत्म कर दिया, बैकवर्ड होगा पिछड़ो। अब वहां मध्य प्रदेश में बहुत सारी जातियां खत्म कर दिया। ऐसे मामले जितने CNRC, सतगुरु रविदास आंदोलन और वहां बैकवर्ड होगा आंदोलन और जनगणना की मांग आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन कर दिए। लेकिन पिछले एक दशक से राजनीति का चेंज परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा भाई यहाँ के गरीबों को जमीन दी जाए, नवा सीमा के खर्च में पट्टे भी यहाँ का गरीब तबका कौन, यहाँ के दलित, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के बैकवर्ड की छोटी जातियां, वो सब कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये काम बीजेपी ने भी कहा कि मुसलमान गद्दार है, और किया क्या कि यहाँ के और सब लोग थे वो अपने साथ लेकिन अब चेंज हो गया। ईमान में कार्य कर रहा है कि मुस्लिम के साथ हो, दलित के साथ हो, बैकवर्ड के साथ हो, या किसी स्वर्ण की बेटी के साथ कुछ खोल रहा है। लेकिन जब भी राजनीतिक सत्ता और ताकत की बात आती है, सब लोग फिसल के दर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ बीमारी में अगर आप है तो सवाल पूछे ना, जो लोग सतगुरु रविदास को मानते जाइए, सतगुरु रविदास सत्संगों में जाकर के माइक लेकर पूछिए, जो अल्लाह को मानते जाइए, मदरसों में जाकर पूछिए, जो लोग सिखिज्म को मानते, गुरु नानक को मानते जाइए, गुरुकुलों में जाकर पूछिए क्या कमी है, क्यों परिवर्तन नहीं चाहते। जबकि व्यवस्था क्या कहती है, महापुरुष क्या कहते हैं, किसी भी देश की व्यवस्था उस समय की परिस्थिति को बदलने के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति को ही नहीं बदलना चाहता। आज धर्म के नाम पर अंधापन आ गया है, इसे सुधारे तो बाहर से आएगा, या फिर को पहले जैसे मामला नहीं बंद मारा और छोटे से बड़ा हो, या एक बार दिमाग हमारा सूरज निकल गया, ऐसा हो सकता है क्या? समझा ना कि हम लोग अभी रह रहे हैं, अभी कुछ अलग सवाल अभी बताएंगे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, तब जाके व्यवस्था। भगत सिंह 23 साल की उम्र फांसी चढ़े थे और 23 साल की उम्र फांसी चढ़ने के बाद भी उस व्यक्ति को भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता, पाकिस्तान का भी प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्यों? तो विचार किया क्यों? 23 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं। उस समय मुझे लगता है कि 10 से 15 साल का बच्चा भी नंगा घूमता होगा, क्योंकि 8 से 10 साल का बच्चे था तो हम भी कक्षा में घूमते थे राम को बिना टेंशन फोटो में। तो यानी कि वो तो हमसे बहुत पुराना समय है। उस समय 10 से 15 साल का बच्चा भी नंगा घूमता, वो क्या करोगे? तो अगर ये समझ लें कि भगत सिंह का पूरा खानदान क्रांतिकारी था, तो फिर भी भगत सिंह 13 साल की उम्र में इस आंदोलन को समझना शुरू किया, लड़ना नहीं समझना। और 17, 18, 19 की उम्र में आकर के इस आंदोलन में जीती होगी और 23 साल की उम्र में वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भी बड़ा जानते कैसे गोली चला दी मन सकता विचार हो। जब उसने जेल में रहते हुए भी अपने विचार बाहर भेजे तो लोगों तक वो विचार पहुंचे, जब वो विचार पहुंचे तो ऑटोमेटिकली क्रांति की शुरुआत होती। हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। विचार इतने ताकतवर होते हैं। मैं लिख कर देता हूं, अगर आप कुरान की एक हदीस उठा लीजिए और उस हदीस को आसान बना करके अपनी बात लोगों को समझाना शुरू कर दीजिए, तो इतनी बड़ी ताकत वो हदीस देगी तो अंदाजा नहीं है। और हालांकि पढ़ दो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम उसे समझाने के रूप में आ जाएंगे तो कोई
चौधरी थे, कई राजपूत थे, कई पेशवा थे, कई मराठा थे, कई सिक्खी थे, अलग अलग रियासतें नहीं है, यानी कि अलग अलग रियासत मतलब कई सारे देश, लेकिन इन्हें इकट्ठा किया गया इस तरीके से विचार के बोल पे इकट्ठा किया गया। विचार आज भर गए हैं, हम किताबें पढ़ना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ फेसबुक आएंगे बोल देंगे सुबह फेसबुक पढ़ी, पता लगा क्या हुआ कि आज जो है पाकिस्तान ने भारत के 4 सैनिक मार दिए और हमने उनके 10 मार दिए। हम क्या करें, न्यूज चैनल खोलेंगे, अंजना और कश्यप बहन जो है डिबेट कर रही है, मुस्लिम के डिबेट चल रही है कि मुस्लिम कौन है, इन्होंने किया क्या दलितों पर डिबेट चल रही है, उन्होंने राजनीति ने किया क्या। ठीक, हम तथ्यों को जाने नहीं चाहते। जो लोग भ्रम में जीते हैं वो कभी बदलाव नहीं करते, और हमारा उद्देश्य बीमारी का उद्देश्य समाज पार्टी से सिर्फ राजनीति करना नहीं है, इस देश में बड़ा बदलाव करना है। और ये सिर्फ भाषण देने से नहीं हो सकता, या सिर्फ भाषण सुनने से हो सकता है, लक्ष्यदार भाषण दे सकता हूँ ऐसा नहीं। और अगर मैं पूरे रुआ में हूँ और लक्ष्यदार भाषण दूँ तो आप गौर से सुनेंगे, लेकिन मेरी समझ में एक चीज आ गई है, पिछले कुछ महीनों से मैं चीजें समझ रहा हूं कि लक्ष्यदार भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ डीजे चला दे रहे, अच्छा गाना सुना दे, सब लोग गाना सुने, घर चले जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। वो चंद समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए इंजॉय का माध्यम है। और अगर चीजें बदलनी है, इनको टक्कर देनी है, तो लोगों को वैचारिक मजबूत करना पड़ेगा, उनको किताबों को बहुत पुराना मदरसा है। आजादी के समय में भी जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय आए तो नेहरू नहीं आए, पटेल ने आए, क्यों भैया एलएसपी ब्राह्मण उस मदरसे का बहुत प्रभाव था वो। तो जिस समय वो यहाँ पर आया, अब क्योंकि यहाँ पर भी ये भारत की सहारनपुर आजादी की लड़ाई के लिए सहारनपुर के लोगों ने इतना किया, खासतौर से मुस्लिमों ने कम से सब चीजों में बड़ा योगदान है, शांति का अपना विकास है। तो वो व्यक्ति जब जाकर उस मदरसे के उलेमाओं से मिला, वहां के मुस्लिम साथी से मिला, तो वहां से आने के बाद उसने कहा फोन करके पटेल को नेहरू को भी कि मुझे ये बताइए यहाँ मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मुसलमान नहीं रहेगा तो मैं करूंगा बंद, एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, और अगर यहाँ मुसलमान रहेगा तो मेरी जिम्मेदारी है इसी मुसलमान की मुक्ति बनानी है। अब क्योंकि सहारनपुर का योगदान उस समय आजादी से पहले कौन रोक सकता था, सहारनपुर की हर बिरादरी का आजादी के उसमें योगदान है। गाँव में जाकर सुनो पुराने लोगों से, यहाँ उस समय के गांधीवादी नेता सहारनपुर में पढ़ा दिए, सहारनपुर के लोगों ने, और अपनी कार पर लेकर कई महीने रोके खिलाई सहारनपुर के लोग। अब लेकिन कितने लोगों को जानकारी, ईमानदार साथ खड़े करके बताओ कितने लोग जानकारी हो, किसी को ऐलान कर नहीं है। क्यों? इसलिए क्यों आजादी गई, लोग पुराने होते चले गए, फिर एक नया तथ्य आया कि हमारे दादाजी तो गुजरते हुए जाते थे, उनके साथ साइकिल में बैठा था। हमारे दादाजी घर से किसी को पहले भाई साहब स्वर आपका भाई आपका, ठीक है, वो बदला। यहाँ आप जो है हर चीज बदल गई है, धर्मों का बड़ा मोल कर दिया, इंसानों को छोटा कर दिया गया। तो चीजें बदलने के लिए सबसे पहले खुद में परिवर्तन, खुद में बदलना जरूरी है। 1 लाख लोग आप इतने लोग याद जा करके इतिहास को जानना शुरू करें, इतिहास को बताना शुरू करें। ये भारत का इतिहास है, ये भारत की तहजीब है। जो तहजीब गंगा जमुना की यहाँ स्थापित थी वही रहेगी, किसी भाई के लाल इस तहजीब को तोड़ दो, हम देखना परिवर्तन नहीं होता। वो बेचारा जो व्यक्ति पूरे दिन बाहर मजदूरी कर रहा है वो क्या परिवर्तन करेगा बताइए? वो आपकी भाषण सुनना है नहीं, आपका फर्ज होना चाहिए उस तक जाकर उसको ठेले में खड़ा कर उसको बताया जाए कि क्या गलत हो क्या सही है। ये जब तक नहीं कुछ होने वाला नहीं, वरना हत्या लगातार हो रही है और बलात्कारी होता है, चाहे उसने टोपी ओढ़ी हो चाहे लगाया हो, इसका बलात्कार कर दिया वो गलत तो गलत है, जब बात हुई है ना। ये बात भी न्याय के साथ खड़े होने वाला संगठन है,
इसलिए भीम आर्मी का प्रेशर है, जो सब जानते हैं कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह आता है, सेम सिस्टम कर दिया। ये थोड़ी देर जुड़ाता है, कहीं गलत होता है और मरने से नहीं डरती। मध्य प्रदेश में कई जिला का करवा दिया हमारे सरकार, कई, और नारायण कितने जिला से कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए हैं, और जिसमें एक आदमी है नहीं, बैकवर्ड भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, कई मार दिए। तो लेकिन परिवर्तन होगा। देखो यार, अगर ये आजाद समाज पार्टी की आपको ये अच्छी लगती है, तो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को भी आपको स्थापित करना है। अगर आप ये समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को नेता बने, तो सीएम में क्यों बने, तो लोगों का रक्षण करें, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति के इतने पैसे नहीं है कि वो हजार मत तुम्हें देकर दे दे, कहने को जाओ लोगों से वोट करो, इतने पैसे होते है ही नहीं। दो तरीके हैं, एक तो दूसरे के घुस जाओ, मुट्ठी भर जेब भर पैसे ले लो और फिर कहो लोग पैसे को जाओ वोट करो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप लोग मेहनत करो अपने दम पर। ये वो सोच के कि जो आदमी रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके साथ खड़े होंगे, ये सोच के करो, बदल दो सब चीजें। काशीराम साहब का कोई तो समय था, देखिए आज एक चुनाव था, मैं गया, एक व्यक्ति बहुत पुराना, उसने खाना खिलाया, अच्छी खिलाई, काम को समाज में, मैंने उसका वोट के दिखा दिया, वोट मंगला नहीं जाता। मैंने पूछा क्यों? पुरानी मित्रता है, पुरानी जान पहचान है, और उसके क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि रात को 2 बजे को फोन करते, तो 2 बजे उसका फोन करता साहब काशीराम। जब मैं घुमा पूरा बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो पता लगा ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने विधायक बनाया जिनको जो ठेली लगा देते, शाम को पैसे आ गए, सुबह ठेली लगेगी, शाम को रोटी कम मिलेगी, ऐसे ऐसे लोग विधायक बनाते। बताओ उनको समय के सारे पढ़े लिखे हैं, सारे जानकारियां नॉलेज है, अपने भाषण देना जानते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं। हम उनसे नहीं कम कर रहा हूँ। मैं भी पहले वो कर दिया था, जाकर के कहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा उसके लिए समझ पढ़ा, मैंने कहा नहीं, हमें आगे को गाली देने का अधिकार ही नहीं। वो लोग अपनी मेहनत के बल पर यहाँ हैं, उन्होंने अपनी को गैर बताने की व्यवस्था मेहनत के बल पर स्थापित की, और जो यहाँ के मेहनत के लोग हैं वो अपनी व्यवस्था नहीं समझिए। गलत करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अच्छा करने वाले हमेशा शुरू होते हैं। आप सही करना शुरू कर दीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, अपने गांव में जाइए, एक व्यक्ति आपको गाली देता है और दूसरा व्यक्ति आपको साथ रहता है, आप गाली देने वाले को सोचना बंद कर दीजिए, अपना सही करने वाले साथ बोलते रहिए। क्या बिगाड़ना होगा आपका, क्या छीन लेगा है, क्या आपको कोई छीन लेगा भाई, उसका क्या बोले लगा अपने आप भाई, ये सब कुछ उसका तो दिया हुआ है ना, हक अधिकार सब चीजें, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर मेरी बातों को सुन के ये लगा हो कि कहीं देशभक्ति होनी चाहिए, जहाँ आने के देशभक्ति से बात, देश व्यक्ति भारत माता की जय, जय श्री राम करके देशभक्ति है, न्याय प्रधानमंत्री में 14 चरण की बात कही है कि भारत की नदी का रास्ता भारत के देश को जहाँ मिट्टी है, जहाँ मजदूर को रोटी मिलती है, जहाँ किसान को रोटी मिलती है, जहाँ से देश को रोटी खिलाई जाती है, भारत की उन्नति का रास्ता मालूम हो जाता है। ठीक, अब ये बात इतनी बड़ी है, जिसकी समझ में आ जाए वो अपना सब कुछ सवाल कर दे, और जिसकी समझ में ना आए भाई उसको कार्य कर देता। तो इसलिए आपको ये लगता है आपके अंदर देश प्रेम की भावना, आपको ये लगता है कि गलत के खिलाफ करना, तो किसी भी लड़ाई से पहले तैयारी की जाती है, किसी भी एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले तैयारी की जाती है। ठीक है, और तैयारी खुद से करनी पड़ती है, दूसरे से नहीं। मेरा अपना नियम है, मैं कल नोएडा में था, एक साथी मुझसे मिलने आए, वो बिहार के मुस्लिम साथी हैं, और पटना के कितने IAS और राजनीतिक में रहता है, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप ना ये जानते हो, हालांकि हाँ थोड़ा हो जाता, लेकिन मैंने कहा मेरे में कमी है, मैं अपने कार्यकर्ता के काटने से कभी किसी पर प्रशासन का
करता हूँ कि जब तक मेरा कार्यकर्ता खुद बोलना ना सीख जाए, समस्या को समाधान करना ना सीख जाए, भाई मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे नीचे जो आदमी काम कर रहा है, अगर वो कुछ गलत सही कर देता है तो संभालने वाला तो नहीं हूँ ना, मुझे संभालना है या कमेटी को संभालना है। तो कार्यकर्ता में इतनी क्षमता पैदा कर दो कि वो कलेक्टर से बात करना, एक नया नेता निकल के तैयार हो जाएगा। मेरी विचारधारा यह है कि हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, भाई बीवी बच्चे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कल मुझे ब्लैकमेल कर दिएगा किसी मामले को लेकर के, कल कोई कहने में तेरे बेटे को मार देगा तो वहां है ये काम कर। आज भावनात्मक व्यक्ति है, हर उसकी मजबूती नहीं टूट सकता है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की जो भारत में वाकई जिम्मेदारी निभाना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी यह है कि और कुछ नहीं तो अपनी विचारधारा को इतने रोकड़ा कर दे कि कल को वो भी गलत अगर हो जाए ना तो वो विचारधारा खत्म ना हो, वो विचारधारा बढ़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में कोई है तो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब हैं। माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा सिंह, महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश के टॉप के इंजीनियरों में थे। आज उनके बड़े खड़े हमारा बस एक जगह पंकज तो भगा दिए, खाने के बाकी शुद्ध रहे। अपना सारा जीवन सारा पैसा लोगों की सेवा में लगा दिया, सारा जीवन सारा पैसा। अब जब हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं तो उनकी चीजों को फिर जानेंगे कैसे। जाति धर्म महान नहीं होता, महान इंसान होता है। जाति धर्म तो एक सिर्फ जीने की प्रक्रिया है। वो धर्म आपको ये बता रहा है कि भाई आपको इस स्ट्रक्चर से जीना है, ये आपको इस नियम पर चलना है। लेकिन अगर महान कोई बनता है तो अपने दम पर बनता है। कबीर को पढ़िए, कबीर साहब क्या करते हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मैजिक नहीं सिखाया, चट्टन मुद्दा पाकर क्या बना ये कबीर कहते हैं कब जब लोग आए, लेकिन मुसलमान को मारना नहीं। और अगर आप लोग पढ़ते चले जाएंगे ना, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे आप, देखेंगे वो क्या वो विचार वो बता रहे थे लोगों को कि इंसानियत पहले है, सब चीजें बाद में। आज क्या धर्म पहले है, आज धर्म पहले कर दिया ना, जाति पहले है। तो सबसे पहले हमें खुद से करना है। ठीक है, हम अगर धर्म को मानते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, किसी धर्म को गलत चीजें नहीं सिखाता, सब लोग पढ़े। मैं तो कहता हूँ मेरे साथियों को, कभी कभी डिबेट होती है कि भाई धर्म को कैसे किया जाए, धर्म कौन सी तत्व है, शिक्षा आप शिक्षित करिए बच्चे को, सारे धर्म पढ़ाइए, गीता कुरान पढ़ाइए, बाइबल पढ़ाइए, बौद्ध पढ़ाइए, सब चीजें पढ़ाइए। जो बच्चे को शिक्षित होकर ये लगे कि नहीं ये धर्म प्रभावी है, ये इंसानियत के वक्त उनको सोच चला जाए। और मैं ये भी कहता हूँ भारत में इस्लाम के फैलने का कारण क्या है, तलवार के लोग नहीं कर सकता। अब इधर जा मेरे तलवार कहीं इस्लाम ग्रहण करते हैं, देखो मार दो भाई, या मैं तुम्हारे लिए तलवार कर दो, कोई फलाना नहीं बनोगे। धर्म कैसे फैलता है, धर्म फैलता अच्छाई से। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर 90% इस्लाम इसलिए फैला होगा कि उस समय हमारे पूर्वजों को जिनको रोटी खाने का अधिकार नहीं था, उन शूद्रों को जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, तो जब इस्लाम के मानने वाले आए तो उन्होंने अपने दस्तरखान का खाना खिलाया, जब उन्हें लगा हुआ कहने नहीं यार ये लोग दस्तरखान के साथ में खाना जिसको खाना नहीं खाते, तब इस्लाम में पड़ता होगा। और ये सत्यता होगी अगर इतिहास पढ़ा जाएगा तो ये सत्यता है। तलवार के नाम पर ही कुछ नहीं, कितने लोगों को बना तलवार के नाम पर बताओ भाई। एक गांव में 5-10 लोग होता है, दल्ले सारे होता है। तो इसलिए जो है ना, सिर्फ जो है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का माध्यम बना। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया उस दिन बीमारी बहुत मजबूत होगी। आजाद समाज पार्टी को रोकने वाला नहीं होगा, पैसे से निर्णय नहीं होंगे। और आज तो खैर आप सब लोगों के सहयोग से, प्रकृति के आशीर्वाद से, जब नीला पढ़ना के लिए कोई चला जाता है एसएसपीडीएम के पास, तो एसएसपीडीएम टोपी और तिलक देखना भूल जाता है, वो सिर्फ उसका नीला पढ़ना देखता है, नीला पढ़ना वाला बीमारी का ही होगा। आंदोलन को ये ना समझे कि सिर्फ राजनीति है, इस आंदोलन को ये समझे कि यही देशभक्ति है, यही लोगों की सेवा, और इसी सेवा से, इसी देशभक्ति से हर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं।
मैं बार बार एक बार कहता हूँ, देखिए भूखे रोटी की आप ना भूखा समझ सकता है जो एसी में पैदा हुआ हो। भाई कल मेरे बच्चे जो बड़े हो जाएगा, भाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ऐसे जान की स्पीड भी बढ़ेगी, तो मेरा जो बेटा पैदा होगा उसको वो जो मैंने फील किया वो थोड़ी कर पाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली एसी में पैदा होगा, आराम से रोटी सब अच्छी मिलती है। अब वो बड़ा तब तक होगा तब तक उसको रुपया का पता ही होगा, मुझे पता है, हम रहते हैं। तो रोटी की आग है ना भूखा जाता है। ये जो आंदोलन है जिसको हम चला रहे हैं, इस आंदोलन का जो शोषण है वो हम फील कर सकते हैं। और जिस दिन हम में से, हम मतलब हम जितने लोग हैं, हम में से आंदोलन को चलाने वाला व्यक्ति कोई जाकर विधानसभा में बैठ जाएगा, वो सही डिफाइन करेगा कि भूख क्या हो, वो बताएगा हमारी समस्या। अब ये हो चुका है कि हम नेता के बेटे को नेता बना दे रहे हैं, इधर देखा ये राणा जी आगे, इधर देखा ये अपना कारी साहब आगे, और इधर देखा ये चौधरी साहब आगे। मैं तो कोई वक्त में कहा बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के जो पदाधिकारी मैं भी काली है भाई, अगर वंशान का राजनीति करोगे तो तुम्हें अपनी क्षमता दिखाने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तुम अगर ये भी करना चाहते हो कि इस देश में खूब हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हो, उसके लिए भी तुम्हें जो नेता का बेटा नेता है उसको दफन करना पड़ेगा। तो हम इसी विचारधारा में चलेंगे, हम अपनी विचारधारा सही रखेंगे, चाहे सामने वाला कितना गलत करता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन भी हमारे विचारों का समावेश जनता में हुआ, समाज में हुआ, गांव में हुआ, उस दिन समझिए आप इस देश में क्या तैयार करते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये मैंने भी सीखा से लोग, जब मैं बैठा अच्छे लोगों के बीच तो उन्होंने बताया कि असलियत में देशभक्ति क्या, असलियत में भारतीयता क्या, असलियत में इंसान का धर्म क्या होना चाहिए, असलियत में हमें काम किस लिए करना है, क्यों करना है। तो सबसे ये निवेदन जितने लोग यहाँ हैं कि अगर आप महीने के 7 घंटे, कितने 7 घंटे सुबह से शाम तक मजदूरी करके और शाम को घर जाकर खाना खा करके और सिर्फ अपने 1 किलोमीटर की परिधि जानते हैं वो लाइए, जहाँ बैठे हैं वहां 1 किलोमीटर की परिधि को चैलेंज कर लें, तो आप बिना 1 रुपया खर्च किए 1 किलोमीटर आदमी आपको पता चल रहा था, बिना 1 रुपया खर्च किए इस देश की तस्वीर बदल सकता है। 1 रुपया खर्च आराम से खाना खाने के बाद जाए, किसी गाँव मोहल्ले में जाकर जाए और जाकर वहां बैठने से बात करें, उन्हें पूछे कि क्या हालात आपको पता लगेगा ये जो आदमी आपके सामने खड़े बोल रहा है इसकी क्या स्थिति है। जब आप जाएंगे कार्यकर्ता को पूछेंगे तो पता लगेगा परिवर्तन करता क्या है, राजनीति करते क्या है, परिवर्तन करते क्या, मंत्री करते क्या, ये करते नहीं है। बस वो हाल हो गया तुम देखो का और आपको वो हाल हो गया। परिवर्तन करो, परिवर्तन जरूरी है। राजनीति आएगी और चली जाएगी, विधायक आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन परिवर्तन करो, एक नए समाज का निर्माण करने को। और आप सब लोग अपनी अहम भूमिका निभाओ, जाओ गाँव जाकर के लोगों को समझाओ, बताओ क्या चल रहा है, ढूंढो गूगल पे, निकालो किताबें, जिन लोगों ने देश के लिए साजिशें दी हैं उनको पढ़ो कि कैसे लोगों को समझाना। बताओ कि धर्म प्रमुख नहीं होता, किसी भी देश की उन्नति के लिए इंसान प्रमुख होता है, वहां के जो लोग रहते हैं उनकी उन्नति प्रमुख होती है। ये बताओ जाकर, सुधार होगा, चीजें बदलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि बातें मेरी जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, कुछ लोग दबाई लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये ठान लिया है कि फ्यूचर मेरा राजनीतिक कैरियर कुछ रहे ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों को, चाहे 1 लाख लोग हों, चाहे 10 लाख लोग हों और चाहे 10 लोग हों, मैं इन्हीं बातों को नहीं रखूंगा। कि आप में से कम 10% लोग तो ऐसे निकलेंगे जो इन विचारों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और देश की लुटती नैया में अपना बिना नाम का योगदान, जिसे गुप्त दान करते हैं, जो गुप्त योगदान करते हैं, उस योगदान को करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पार्टी आप सब लोगों ने मिलकर बनाई है ना, इसका कोई तोड़ नहीं हुआ एक समय, ये बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ। सब लोग तंत्र लगा के फेल हो चुके हैं कि इस पार्टी का दफन कैसे किया जाए, वो नहीं रही। विधायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप देखो गठबंधन में
हमेशा मिलने करते लोग, क्यों? वो जानते हैं कि चंद्रशेखर जैसे लोग इसके लोग संसद में चले जाएंगे, ये तो सीधे मुंह को बात करेंगे, जो अच्छा हो तो जी कहेंगे, जो बुरा हो तो कहेंगे। ये पूछेंगे कि जब उत्तर प्रदेश का 1000 करोड़ बजट आ रहा है तो भाई मेरे गांव में कितना लगा? भाई गुणा कर दी तो समझाते हैं बाकी नहीं। जो बजट आ रहा है उसका हिस्सा जा आ रहा है, क्यों भाई? जब बजट में बात होगी अब सब चुप, क्योंकि सब लोगों ने ऊर्जा सेट रखी है। 10% मंत्री जी का, 5% विधायक जी का, 4% प्रशासनिक अधिकारियों का, 2% गाने का, बिगड़ी का, पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, छुड़ेगा, सब चीजें डालना बैठता है। तो ये ज्यादा 70% बैठता है। 70% बजट का जो धन है वो अब जब आप बैठे हो जाए, क्यों भाई? हम लोगों को क्या बिगाड़ा? लाल सर है ही नहीं किसने, क्या जांच होगी हमारी बताओ? सीबीआई जांच कर दो भाई, छोटे आईडी जांच कर लो, जो बाबा दादा ने दिया हो वो है, थोड़ी बहुत जमीन है और भाई जो कुछ दे रखा है वो है। तो जब हम जैसे लोग नहीं डरेंगे तो क्या होगा? संदर्भ में चर्चा होगी, जब संदर्भ में चर्चा होगी तो देश की बात होगी, जब देश की बात होगी तो लोगों की बात होगी, और जो गलत है उनको देखना होगा। तो ये तो डर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो साथी हमारे हैं, कार्यकर्ता जो हमारे हैं, सिपाही वो अलग समाज में जाति धर्म हो सकता है, लेकिन वो शांत लोगों को पूरे अपना सोचना है। आज जानता है जब चुनाव होता है तो सिर्फ ईमानदार या समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, जिसे नेताजी बंदी एक ग्राम अध्यक्ष को भी मारेंगे, बड़ा लालच दिया ना, पैसा बड़ा लालच दिया ना, वो अगर कोई और तो नहीं जाता ना भाई, हमारे पास काम नहीं, हमारा नेता नहीं होता, हमें सत्ता चाहिए, हमें सेवा करनी। तो यही अपने अंदर बैठा लीजिए, गाइए लोगों को समझाइए, बात कीजिए, सबसे बात और सिद्धांतिक बात कीजिए। अगर आपको लगे कि आप नहीं कुछ कर पा रहे तो आश्रम का आपको पढ़ दीजिए, समझे? लगे और भी पढ़ाने में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ दीजिए, ठीक? अगर लगे नहीं दिक्कत नहीं हो रही तो किसी भी महापुरुष को पढ़ा कर पढ़ लीजिए, किसी को भी समझ जाएगा। जो आपका विरोधी महापुरुष है ना उसे पढ़ा पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप लोग क्षेत्र में आगे कौन सा बढ़ता यहीं से परिवर्तन हो सकता है। दूसरे जो परिवर्तन हो पैसे के आधार पर होता है, जो तलवारों के आधार पर होता है, ताकत के आधार पर होता है, वो भी दिखता होता है। बीजेपी जो परिवर्तन कर रही है इसका बड़ा उठाएगा। आप लिख लीजिए जब बीजेपी जाएगी 50 साल देश में वापस नहीं आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन चल रहा है, जहाँ समता समानतावादी लोग व्यवस्था स्थापित करने के लिए रात दिन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जहाँ अन्याय अत्याचार के खिलाफ देश में लड़ाई को बुलंद किया जा रहा है, उस लड़ाई का आप हिस्सा है। आप इस लड़ाई को गांव-गांव तक जाकर के, व्यक्ति तक जाकर इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे और बड़े परिवर्तन